नमस्कार, मैं संजय शुक्ला। आज हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में नगर परिषद भैंसदेई के अध्यक्ष श्री मनीष सोलंकी जी मौजूद हैं। अध्यक्ष पद पर रहते हुए इन्होंने नगर परिषद में क्या-क्या विकास किए हैं और आने वाले जो इनको समय बचा हुआ है, इस दौरान ये नगर परिषद को विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए और क्या-क्या प्रयास करेंगे। श्री सोलंकी जी भैंसदेई के 2 गुटों में से किस गुट में शामिल है? ऐसे छुपते सवाल भी हम इनसे पूछेंगे। हमें उम्मीद है कि श्री सोलंकी जी हमारे सभी सवालों का बेबाकी से बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में सोलंकी जी आपका बहुत-बहुत स्वागत। धन्यवाद। इससे पहले कि हम नगर परिषद के विकास के बारे में बात करें, आपने कौन-कौन से विकास किए, उसके पहले हमें आपकी पारिवारिक यात्रा के बारे में बताएं। आपके परिवार में कौन-कौन है? आपका सफर कैसा रहा? कैसे आपने अर्श से लेके फर्श तक, या ये कह लें कि फर्श से लेके अर्श तक का आपने सफर तय किया है? क्योंकि शुरू में हर आदमी जीरो होता है, धीरे-धीरे वो बढ़ता है। तो इस कहानी के बारे में थोड़ा-सा पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएँ। घर पे मेरे यहाँ पे मम्मी-पापा, हम 2 भाई 1 सिस्टर है। मेरे यहाँ बड़े भैया चांदू में प्यून की पोस्ट पे है और सिस्टर मेरी मांडवी में है जो टीचर है, जीआईजीबी टीचर है। और शुरू से ही मैं कॉलेज में दोस्तों के बीच में रहना और कॉलेज की नेतागिरी से ही मैं धीरे-धीरे करके आगे बढ़ा, जिसमें दामजीपुरा मोहटा तक के, भीमपुर तक के बच्चे हमारे यहाँ भैंसदेई महाविद्यालय में अध्ययनरत थे। तो दिग्विजय सिंह के समय कॉलेज चुनाव की घोषणा हुई, तो जब से ही चुनाव से ही मैं एकदम से लाइट में आया कि चुनाव कैसे लड़ाते हैं, कैसे समीकरण बैठालते हैं, तो वहीं से मेरी शुरुआत हुई। और 2005 में मेरी लव मैरिज हुई और लव मैरिज करने के बाद मेरे दोस्त थे निक्की, आशीष मालवी। शादी से पहले बोलते हैं ना कि हम शादी तो कर ले रहे हैं परंतु पत्नी को खिलाएँगे क्या? कि शादी गुड़िया गुड्डू का मतलब खेल नहीं है कि शादी कर ली और आगे चल के दिक्कत जाए। तो एक पेपर की एजेंसी ले लेते हैं, निक्की बोले तो मैंने कुछ पैसे दिए, मेरे दोस्त ने कुछ पैसे दिए, दोनों ने मिलके राज एक्सप्रेस की एजेंसी ली और 2006 में मैं और मेरी पत्नी हम जीवन यापन करने लगे और उस पेपर के सहारे ही हमने हमारा घर चलाना शुरू किया। मतलब सर्वगुण संपन्न हो यार सोलंकी जी तुम तो। हैं? नेतागिरी तुम में शुरू से है, कॉलेज लाइफ से, पत्रकारिता आप में आ गई और अभी नगर परिषद के अध्यक्ष भी हो, तो मतलब आप तो सर्वगुण संपन्न हो। और लव मैरिज भी आपने करी है, आपने जैसे बताया कि आपने लव मैरिज भी करी। ग्रामीण अंचलों में लव मैरिज करना एक बहुत क्या प्रतिक्रिया थी उस समय? मतलब समाज की, परिवार की, क्योंकि ये लव मैरिज करना मतलब एक एटम बम फूट जाना होता था परिवार में उस समय। तो क्या प्रतिक्रिया थी कि सबने एक्सेप्ट कर लिया था? नहीं भाई साहब, उसमें ये था कि कॉलेज लाइफ में आपने सिर्फ तुम पिक्चर देखे होंगे, मैंने मेरी पत्नी को देखा ही नहीं था, ना उसने मुझे देखा था। अच्छा। मतलब मेरी वॉइस से ही मेरी आवाज़ से ही मेरी पत्नी को मुझसे प्यार हो गया था। अरे वाह! और जब मेरी पत्नी से पूछा मैंने ऐसी बात पे से उस समय कॉलेज में गेसिंग आती थी, गिनती के 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आते थे। बैतूल में आपके यहाँ जीतू शाह करके थे, जो आज भोपाल में है। जी। तो वो भी गेसिंग देते थे मुझे और भोपाल से भी गेसिंग आती थी जिसमें 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 में से 5 क्वेश्चन करना होता था, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन बैठते थे। तो मिसेस के भाई ने क्वेश्चन लेता था मेरे से, उसका भाई उस दिन नहीं था तो मिसेस ने फ़ोन किया। मैं एक फ़ोन तो आते नहीं थे, कंटिन्यू फ़ोन आते थे, मैं सभी को बेस्ट ऑफ लक बोल के रख देता था। क्योंकि उस समय लैंडलाइन का ज़माना था, मोबाइल तो थे नहीं। तो लैंडलाइन पे बैठ के कि 8 से 9 के बीच में, 10 के बीच में जो पेपर आएँगे हम दे देंगे। तो ऐसे करके फिर वाइफ से ऐसी बात होते-होते कि मैंने आपको देखा, तो मैंने कहा यार मैंने तो देखा ही नहीं, मैं किससे बात कर रहा हूँ। अब कॉलेज में थे तो जो मेरी बहनें थी सिस्टर, जो दूसरी जैसे मुँह से बोला जाता है, जैसे गुड़गाँव से मेरी 10-12 बहनें जो आज भी मुझे राखी बाँधती हैं। तो कॉलेज पेपर छूटा, वैसे ही बहनें आई, उनसे मिली, मैंने कहा मैं किसी से मिलाता हूँ। मेरी वाइफ भी 1 घंटे पहले पेपर से निकल के आ गई, फिर मुलाकात हुई। मैंने तब उसको देखा, उन्होंने मेरे को देखा। फिर मैंने आखिरी में वाइफ से पूछा भी कि देखो प्यार कैसे हो गया मेरे से? तो बोले, मैंने कहा अगर मेरी उम्र ज़्यादा होती, तो बोले क्वेश्चन मेरे दिमाग में था बोले। तो मैंने कुछ दोस्तों से मेरे पूछा कि आपके यहाँ
गेसिंग कौन देता है, तो उन्होंने बताया कि मनीष भैया। और किस्मत से उस समय सीबीजेड से मेरी कॉलेज में एंट्री हुई थी और मिसेस ने मुझे दूर से देख लिया था। मतलब चेहरे चेहरे से प्यार दिल में उतरता है, चेहरा देख के। लेकिन आपका प्यार दिल से चेहरे पे आया, यानी पहले दिल में बस गया था, उसके बाद आपने चेहरा देखा, जी। है ना? यही स्थिति हुई जो जी। सिर्फ तुम पिक्चर में जी। हुई थी। आप चूंकि पत्रकार भी हैं, रहे हैं और वर्तमान में राजनेता भी। राजनीति में पत्रकारिता से आपको कितनी सहायता मिल रही है, पुराना जीवन जो था उसकी? मैंने 2005 से जब से राज एक्सप्रेस, उसके बाद 6 से पत्रिका की एजेंसी ली। अ, अपने आप को तो मैंने संभाला ही और परिवार को भी संभाला। संभालने के बाद में पत्रकारिता से मैं पूरे क्षेत्र में, मतलब एक-एक कस्बे तक के, जैसे अंतिम छोर के आदमी, जैसे भारतीय जनता पार्टी में अंतिम छोर का व्यक्ति को लाभ पहुँचना चाहिए। तो शासन की के जो नियम है, शासन की जो गाइडलाइन है, या जो भी शासन से संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, तो पत्रकार को देखना भी है, क्योंकि वो एक प्रतिनिधि नहीं है। उसका काम तो लिखना है, जो कलम से सच्चाई जितनी ज़्यादा लिख सकता है और प्रशासन तक के पहुँचा जा सकता है और कार्य सटीकता से अच्छा हो सकता है। तो ये चीज़ का मेरा अनुभव बहुत ज़्यादा रहा। वहीं 2008 में पहली बार मैंने पार्षद का चुनाव लड़ने का सोचा और मैं लड़ा, और निश्चित ही 4000 रुपए में, महज़ 4000 रुपए में पहला चुनाव जीता, जो कि महज़ मेरे वार्ड में 10 वोट है मेरी कास्ट के। बाकी कुनबी बाहुल्य वार्ड है मेरा, और मैं एक तरफा जीत गया। मनीष भैया ये बता, जैसे अभी आपने बोला कि पत्रकार भी मैं रहा हूं और 4000 रुपए में पार्षद का चुनाव भी जीत लिया और आपकी कास्ट के सिर्फ 10 वोट थे। आज जब पत्रकार तुमको, तुम्हारे मतलब नगर परिषद को बजाते हैं, कैसा महसूस होता है यार, बताइए ना। देखो, एक विडंबना भी होती है और बहुत हंसी भी आती है कि मेरे ही साथ के, मतलब मेरे ही बाद जो पत्रकार बने, हमारे मेरे समय में सम्मानीय गोकुल भैया थे, राजेंद्र दुले जी थे, शैलेंद्र राठौर भी तुरंत ही आए थे, शंकर भाई तुरंत मेरे पेपर ही बांटते थे उस समय, और काफी लोग थे। तो जब ये नगर पालिका से संबंधित कोई भी खबर को प्रकाशित करते हैं, तो मैं इनसे 10 बार बोलता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत कर रहा हूँ तो निश्चित है आप खबर छापे। मेरे को मेरी गलती का एहसास होना चाहिए। कोई, मैं वहां उस चेयर पे बैठा हूँ तो ये नहीं कि मैं सब सही कर रहा हूँ। अगर मैंने गलती की है, मेरे को उसको बिल्कुल लाइट में लाया, जनता के बीच में लाया, मैं तुरंत जाके उसको सही करने का पूरा प्रयास करूंगा और करता हूँ। परंतु आप निगेटिव खबर को लेके उसको कंटिन्यू एक फेस में, 2 फेस में, 3 फेस में चलाना, जो सत्य नहीं है, और लोगों के बीच में भ्रामक जानकारी देना, तो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं विचलित भी होते हैं। हाँ, विचलित होता हूँ, थोड़ा मानसिक संतुलन थोड़ा सा वो है। फिर भी मैं अपने आप को बहुत शांत रखता हूँ कि जो है ठीक है। लिख रहे हैं, कितनी बार लिखे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार लिखने की आदत। सुझाव है मेरा आपको, क्योंकि आप अध्यक्ष हो, यहाँ से जब आप जाओगे ना तो एक पत्रकारों की मीटिंग बैठा लेना सोलंकी में, है ना? बढ़िया मीटिंग बैठाना, उनको चाय नाश्ता कराना और कहना मेरा सिर्फ एक ही प्रश्न है आप लोगों से कि नगर परिषद की चाहे जितनी भी निगेटिविटी आपको छापना, आप छापिए, मुझ में कमी है आप छापिए, लेकिन साथ में सुझाव भी देना कि ये दूर कैसे होगी। अब ऐसा है भाई साहब कि इससे पहले मैंने 3, 4, 5 बार ये चीज कर चुका हूँ। अच्छा, मैंने चाय भी पिला दिया, मीठा भी खिला दिया, और मेरे ख्याल से जितने निकाय में बैतूल जिले में या कहीं पे जितना सपोर्ट मैं करता हूँ, तो मैं नहीं समझता कि उतने जिले में कोई अध्यक्ष कोई पत्रकारिता में करता होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि एक शब्द हमारा गलत निकलना और हमारी जनता के बीच में छवि जाना पत्रकार बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो मैं उनसे दूर से ही बिल्कुल तथास्थ बिल्कुल हाथ जोड़ के कि भाई साहब आपने नगर परिषद के जो अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था और आप चुनाव जीते भी, ये संघर्षपूर्ण कैसा रहा आपका? कोई ऐसा खास मोड़ जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, मैं 2008 में पहली बार पार्षद बना। 8 से लेके मैं कंटिन्यू 12 तक के 13 तक के पार्षद रहा, जो कि उस समय सम्मानीय अनिल भी अध्यक्ष थे। 13 में फिर चुनाव घोषित हुए। चुनाव घोषित होने पे महिला सीट हुई मेरे वार्ड की। मेरे यहाँ मिसेस को मैंने पार्षद के लड़ाया, संगठन ने विश्वास किया, मेरे यहाँ मिसेस को टिकट दी, और तब भी मैं एक तरफा, मतलब 111 वोटों की लीड से मेरी वाइफ जीती। जब स्वर्गीय सतीश धारसी जी अध्यक्ष थे, उसके बाद में उपचुनाव हुए, उनकी किसी कारणवश डेथ होने के बाद
फिर दोबारा अनिल भैया अध्यक्ष बन गए, 18 तक के रहे, फिर प्रशासक रहे और फिर 22 में फिर चुनाव वो हुए, तो 22 में फिर संगठन ने मुझे विश्वास से टिकट दी मेरे वार्ड से और मैं फिर जीता और जिसमें जो हमारा बी फॉर्म होता है, जो कि 11 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के चुन के आए थे और 4 पार्षद हमारे कांग्रेस के थे। तो जिसमें संगठन में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो कि बैतूल के मुखिया भी है, विधायक भी है, उनके आशीर्वाद से माननीय उस समय हमारे जिला अध्यक्ष आदित्य बबला शुक्ला जी थे। उनके आशीर्वाद से वर्तमान अध्यक्ष हमारे सुधाकर पवार जी है। माननीय विधायक महोदय चुनाव तो नहीं हुए थे, पूर्व विधायक थे माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी और भैंसदेई के वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को देखते हुए जो मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं उसको यथा निभा रहा हूँ। आपको अध्यक्ष बनाने में किस नेता का सबसे ज्यादा योगदान रहा? मैं ये तो संगठन है, संगठन नहीं, वो तो है, संगठन में तो आपने गिना भी दिए, लंबी फहरिस्त बता दी। मैं कोई विशेष की बात कर नहीं पहचान सबसे होती है, दोस्त एक होता है। अगर भीड़ की बात करें तो ऐसे ही आपको नगर परिषद का अध्यक्ष की ताजपोशी कराने में ऐसा कौन सा नेता है जिसने बहुत मेहनत करी और आप मानते हो कि वाकई में इसकी वजह से मैं बना? नाम नहीं लेना हो तो कोई बात नहीं, कैमरा भी चालू है। देखिए भाई साहब, क्या है, मैं आपके मंच पे बैठा हूँ, मैं नाम लूं तो मैं एक से दूसरा नाराज हो सही जाएगा। बात है, बिल्कुल। तो ये प्रश्न आपका ऐसा था कि मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के कमल फूल की मतलब वो करता हूँ कि हम उसी से जुड़े हैं और हम उसी के बैनर तले, मतलब कोई व्यक्ति नहीं होता है, एक सिंबल ही हमारे इसमें वो होता है कि हमको उस सिंबल को ही विजय करना है। और संगठन ने मुझे जो पद दिया और जो बी फॉर्म जिले से आया, मैं उसको स्वीकार करता हूँ और मैं आज उस कुर्सी पर विराजमान हूँ। ऐसी चर्चा होती है कि जो भैंसदेई के विधायक है महेंद्र सिंह चौहान, उनसे आपकी काफी अनबन रहती है, दूरी रहती है। कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, ये तो फालतू अफवाह है। मैं इस चीज को नकारता हूँ कि हमारे सम्माननीय जो कि भैंसदेई विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक हैं, सम्माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी, उनसे कि हमारी नहीं बनती है, ये पूरी तरीके से गलत अफ़वाह है क्योंकि सम्माननीय महेंद्र सिंह चौहान जी नगरीय निकाय को लेके, जनपद पंचायत या क्षेत्र को लेके हर समय तत्पर सदैव खड़े रहते हैं। हम जब भी बुलाते हैं नगरीय निकाय में, वो तुरंत बिल्कुल हमारा काल उठाने से लेके हर चीज़ पे चर्चा भी करते हैं कि हम कैसा करेंगे तो कैसे होगा, जनता के बीच में शासन की योजनाएँ कैसे पहुँच पाएगी। अभी वर्तमान में उन्होंने मुझे अपने लेटर पैड पे, मैंने उनसे कहा था कि भैया हमको विशेष निधि या माननीय आयुक्त महोदय से अपने को ये फंड की वो करना है। मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी से बात हुई थी, तो मैंने माननीय विधायक महोदय के लेटर पैड पे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को 5 करोड़ के विकास कार्यों के लिए राशि के लिए उनको लेटर पैड भी दिया गया है मेरे द्वारा कि शीघ्र ही नगर में और भी नए काम जो छूट रहे हैं, जो जनता के हित में है वो होना चाहिए उसको। क्या आपको कभी पार्टी के अंदर या पार्टी वालों से विरोध का सामना करना पड़ा या दबाव का कि नहीं ये काम करना पड़ेगा या ये काम आपको नहीं करना? भाई साहब, मैं जब से नेतागिरी में हूँ और जब से मैं 2022 से अध्यक्ष की महत्वपूर्ण कुर्सी पे बैठा हूँ, संगठन से मेरे को कभी ऐसा दबाव कभी नहीं आया कि आपको यही काम करना है और आपको ये करके ही देना पड़ेगा, ऐसा किसी प्रकार का संगठन से या कहीं दबाव का ये नहीं आया। ये भी चर्चा चलती है कि आप राजा ठाकुर गुट को बिलोंग करते हैं और बाकी को दरकिनार कर देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सरासर गलत है। मैं चूँकि भैंसदेई नगरीय निकाय से आता हूँ और चूँकि हमारे भारतीय पार्टी के और वरिष्ठ भाजपा नेता भी है सम्माननीय राजा ठाकुर जी, जो कि वर्तमान में पूर्व में मतलब राष्ट्रीय परिषद के सदस्य थे, वर्तमान में जिला पंचायत के सदस्य हैं और स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी खंडेलवाल जी के सांसद कार्यकाल में सम्माननीय राजा भैया उनके साथ में अक्सर मतलब वहीं रहते थे और शासन की योजनाओं से जुड़ी उनसे जो भी वार्तालाप होती थी, मैं तो छोटा था, मुझे नहीं मालूम, बाकी अक्सर वहीं रहा करते थे। तो भैंसदेई छोटा-सा शहर है कि 1 गुट 2 गुट ये तो एक बड़प्पन हो गया कि मैं आपके साथ बैठा हूँ तो आपका हो गया, दूसरे के साथ चल रहा हूँ तो मैं उनका हो गया, ये तो मानने वालों की चर्चा है। गुटबाजी तो मेरे ख्याल से नहीं है, ऐसी कोई गुटबाजी हो। राजनीति में आने के बाद और नगर परिषद के अध्यक्ष पद की कुर्सी संभालने के बाद आप अपनी छवि में क्या देखते हैं? क्या पॉजिटिविटी बढ़ी है, नेगेटिविटी बढ़ी है? देखिए, नगरीय निकाय में जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, मैं ये समझता हूँ कि भैंसदेई नहीं, कहीं का भी अध्यक्ष हो, वो जब अध्यक्ष नहीं होता बड़ा फ्रीडम होता है, बड़ा कहीं पे भी चल जाएगा, अपने हिसाब से रह लेगा, पर अध्यक्ष बनने के बाद
उसको अपने आप में ही कि मेरे को यहाँ जाना है, एक प्रोटोकॉल में इतना ही चलना है, इतना ही बोलना है, एक शब्द भी अगर मेरे मुंह से निकला तो वो हवा की तरह बिल्कुल फैल जाएगा। तो अध्यक्ष बनने के बाद में जो छवि हम सबका काम हर व्यक्ति आदमी चाहता है कि भैया बेटे मेरा ये काम होगा, भैया बेटे मेरा, बाकी हम संतुष्ट 9 काम कर देते हैं, एक काम में त्रुटि होती है तो हमको उतनी ही अवहेलना झेलनी पड़ती है कि देखो यार हमारा ये काम नहीं हो पाया। और 9 काम नहीं ना पाएगा कि मेरे 9 काम भैया ने बिल्कुल पलकों में वैसे ही करवा दिए। बाकी एक काम के कारण काफ़ी वो झेलना पड़ता। तो मैं समझता हूँ कि अ, पद से अच्छा एक आम नागरिक है कि जो दबाव नहीं झेलता हो, हाँ, फ्रीडम रहता हो फ्रीडम उसके रहता पास है। में। नगर परिषद के विकास के लिए आपकी क्या-क्या प्राथमिकता है जो आने वाले जो 2.5-3 साल बचे हैं, बल्कि उतने भी नहीं बचे अब उतने तो, भी नहीं बचे। पिछले साल चुनाव है, आने वाले 27 साल में। में 27 में ही चुनाव है, क्या पूरे करेंगे अपन? देखिए मैंने अभी नगरीय निकाय में 3 कॉम्प्लेक्स बना के उसकी नीलामी भी करवा चुका हूँ, जिससे मेरे को निकाय को 3 आय से 3 से 4 करोड़ रुपए की आय भी हुई, जिसमें रोजगार के लिए मतलब जो अधिकांश बच्चे जो कि रोजगार धीरे-धीरे मतलब क्षेत्र में डेवलपमेंट बढ़ते जा रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तो लड़के लोगों ने मतलब दुकान डाल दे रहे हैं, वहाँ दुकान डाल के मतलब वो रोजगार से लग गए हैं। मैं निकाय के आय के स्रोत भी बढ़ाए कि मेरे कार्यकाल के बाद में निकाय की सैलरी नगरीय निकाय के ही पैसों से हो जाए। जो कि टैक्स भी जो था वो भी टैक्स में सभी जगह बढ़ा, हमने भी बढ़ाया, टैक्स की वसूली भी हमारी ठीक-ठाक चालू है। तो हर व्यवस्था को देखते हुए और जितनी भी शासन की योजना है, जिसमें विकास शहर में मुख्य तो होता है रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी। तो पानी की व्यवस्था हमारे यहाँ जिले की सबसे अच्छी व्यवस्था मैं मानता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ कोई डैम नहीं आजू-बाजू मतलब 7 किलोमीटर खुलसी जलाशय है परंतु हमको कभी उसका बेनिफिट नहीं मिला। बिकुंज डैम है हमारे यहाँ 3 किलोमीटर पे तो उसकी लिमिट क्षमता कम है। बाकी छोटे डैम है तो मैं ये नहीं समझता कि कोई चीज़ भैंसदी में छूट रही है। जो भी वहाँ पे जितना अच्छा सड़क से लेके, नालियों से लेके, डैम से लेके, स्वागत द्वार से लेके और मुख्यतः पेयजल जो कि अभी 6.5 करोड़ की हमारी पेयजल अमृत 0.2 योजना चालू है, जिसमें शहर में पानी पाइपलाइन बिछाई जा रही है और अन्य योजनाएँ जितनी भी है जिसकी डीपीआर वगैरह बन के तैयार है। क्या कारण है मनीष जी की जो आपके नज़दीकी में लगा है कुकरू, पर्यटन बढ़िया स्थल है, पर्यटन स्थल, लेकिन उपेक्षा का शिकार है। वैसा डेवलपमेंट वहाँ नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए। इसमें आप किसको मानते हैं? इसमें अधिकांश तो मैं प्रशासक मतलब जो वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी है, ये उसको डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। जो काम होना चाहिए इको टूरिज्म जो नाम दिया गया है, कि उसको धीरे-धीरे मतलब जनता वहाँ पे जाके रुके और रुकने से मतलब वहाँ धंधे बढ़े, जो कि रोजगार के बहुत ज़्यादा अहम बिंदु है वहाँ पे। एक तो पानी की वहाँ मुख्य समस्या है जो कि पूर्व में मैं मंत्री जी का नाम भूल रहा हूँ तुकोराव जी पवार जहाँ तक के खेल वो थे। जब वो आए थे जब भी हम गए थे तो लिफ्ट के ज़रिए पानी का सोचे थे परंतु वो योजना बनते-बनते ही अधूरी रह गई। नेता सभी लोग आते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसा करेंगे, परंतु वो कागज़ के पन्नों में ही सिमट के रह जाती है, मूर्त रूप नहीं ले पाते। मूल रूप नहीं ले पा रही। जिससे जो कि सड़क हमारे यहाँ पूरी वहाँ तक की 6 मीटर चौड़ी सड़क है जो कि महाराष्ट्र से होते हुए गुजरती है और गुजरने के साथ ही मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट इतना हो सकता है, रोज़गार के साधन इतने पैदा किए जा सकते हैं परंतु अब उस और अभी जैसे मैंने पेपर न्यूज़ में पढ़ा था कि माननीय खंडेलवाल जी, हेमंत भैया जो कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, वो शीघ्र ही वहाँ पे हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी वहाँ पहुँचेंगे, वो भी आएँगे। तो निश्चित ही उसका कायाकल्प होगा और कुकरू इको टूरिज़्म जिले में एक अपनी साख बन के पहचाना जाएगा। भैंसदई और भीमपुर आदिवासी बाहुल्य माने जाते हैं, लेकिन लंबे समय से यहाँ भाजपा काबिज भी है। भैंसदई की हम बात करें तो भाजपा की सीट मानी जाती है। यहाँ जैस का दिनों-दिन प्रभाव बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में कहीं आप क्या मानते हैं, क्या पार्टी के लिए चुनौती साबित होगी जैस? देखिए भाई साहब जैस मैं नहीं समझता कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती है। जैस धीरे-धीरे मैं मानता हूँ कि आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में अपने चरण मतलब फैला रहे हो और फैलाते हुए उन्होंने भीमपुर और हमारे इधर हिरली तरफ मतलब ऐसे कुछ बेल्ट है जहाँ पे धीरे-धीरे वो अपने पाँव फँसा रहे हैं और निश्चित है व्यक्तियों को जोड़ रहे हैं जिससे जो अ, आदिवासी बहुल्य यही लोग जुड़ रहे हैं बाकी अगर इसमें अगर कास्ट जुड़ने लगी तो निश्चित ही है कि ये चुनावी समीकरण चुनावी बदल सकते समीकरण हैं।
बिगड़ सकते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए जैश से किसी प्रकार का खतरा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही भारतीय जनता पार्टी है। एक आपके बारे में एक बार मैंने ये भी देखा था कि आप मंत्री जी से मिलने गए थे और कोई 1 करोड़ रुपए कुछ की राशि लाई थी आपने। क्या थी वो योजना? उसके बारे में बताइए। जैसे ही मैं अध्यक्ष बना था, जब हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, तब मैं उनसे मुलाकात के लिए गया था। चूंकि कास्ट में मैं भी किराल समाज से ही आता हूँ, तो समाज से ये था कि जाके मिले आए। तब मैंने अपने लेटर पैड पे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी और चुनाव के 10 दिन पूर्व ही, क्योंकि विधानसभा चुनाव चालू होने वाले थे, उसकी आचार संहिता लगने वाली थी, उसके 10 से 15 दिन पहले ही मुझे 1 करोड़ रुपए सीएम माइंडेड ए प्लस के जरिए मिले थे, जिसमें नगरीय निकाय मैंने टेंडर भी जारी कर दिया, जो कि नौपुर से जो नाला आता है, जो कि बारिश के समय काफी प्रॉब्लम देता है, तो लोग घरों में पानी भर जाता है, तो 50 लाख का और 50 लाख का डिवाइडर और स्ट्रीट लाइट के लिए मैंने टेंडर जारी कर दिया। जैसे आदि अपन ने बात करी थी कि भैंसदेई और भीमपुर आदिवासी बाहुल्य माने जाते हैं। यहाँ पर विकास की आप क्या-क्या संभावनाएं देखते हैं जो वाकई में होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया? हम कांग्रेस के 50 साल के मतलब कार्यकाल को देखें और भारतीय जनता पार्टी के 18-19 साल के कार्यकाल को देखें, तो भारतीय जनता पार्टी ने वो 50 साल को मतलब छोड़ते हुए मतलब इतने काम कर लिए कि आप गांव से लेके शहर तक के पक्की सड़कें देख लीजिए। डैम की स्थिति कम थी, डैम की स्थिति आज इतने तालाब बना दिए है कि सिंचाई में भी किसान के लिए मतलब फसलें मतलब ज्यादा उत्पादन हो रहा है। ज्यादा उत्पादन होने से किसान की आय भी बढ़ रही है और स्कूल भी जितने नई बिल्डिंग होनी चाहिए, पहले सीएम रईस साहब सांदीपनि विद्यालय हो गए, मतलब दिन ब दिन विकास बढ़ते जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी निरंतर विकास को गति देते हुए आगे बढ़ा रही है। आप निजी जिंदगी में, निजी प्रश्न है ये, आप निजी जिंदगी में काम से जब फ्री होते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं मैं सबसे ज्यादा? मैं निजी जिंदगी में जब काम से फ्री होता हूँ तो मेरे को सोना पसंद नहीं है कि मैं दिन में सो जाऊं, जैसे और भी लोग दिन में सो जाते हैं, आराम कर लेते हैं। मेरे को काम करने में जितना मजा आता है, मैं अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे चल जाता हूँ या मेरे पास में ट्रक है, डंपर है, तो मैं उस पे चल जाता हूँ कि मतलब उनके काम देख लेता हूँ कि काम कैसे चल रहा है, क्योंकि मैं काम करने में जितना मजा आता है, जब तक हाथ पे सलामत है, जितना काम हो सके उतना कर रहा हूँ। सोलंकी जी, आपका मन में ऐसा कोई सपना रहा हो जो अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए हों और ये आने वाले समय में भैंसदेई के लिए कोई तोहफा या सौगात के रूप में जो देना चाहेंगे, क्या रहेगा वो? मेरी तो यह है कि मेरे कार्यकाल से पहले, जैसे अगस्त 27 में निश्चित है आचार संहिता और चुनाव होके नए अध्यक्ष वो हो जाएंगे, तो उससे पहले मैं भैंसदेई में मतलब बच्चों से लेके मैंने पार्क से लेके हर चीज मतलब वो कर दी है। रोड, सड़कें, स्ट्रीट लाइट, मूलभूत सुविधा जितनी है, हर चीज बढ़िया है हमारे यहाँ की। यहाँ तक कि इतनी भीषण गर्मी में भी हम पेयजल सप्लाई, जो कि जिले भर में आपने देखा होगा कि टैंकरों से पानी बांटा जाता है, परंतु हमारे यहाँ भैंसदेई में हम एक दिन के अंतराल में पानी की सप्लाई देते हैं और नगर के 3 वार्ड ऐसे हैं जिसमें हम 40 मिनट की प्रतिदिन सप्लाई देते हैं। तो जो कि पानी का वाटर लेवल हमारे यहाँ इतना नीचे है कि 1900 और 1000 फीट पे है, फिर भी हम पानी निरंतर जनता को दे रहे हैं, जिससे हमको हर किसी प्रकार की मतलब परेशानी नहीं हो रही, जिसमें मैं हमारे नगरीय निकाय के जितने भी कर्मचारी हैं उनका भी आभार मानता हूँ कि वो निरंतर 24 घंटे जग के इतनी भीषण गर्मी में भी जनता की प्यास बुझा रहे हैं। और रहेगी बात विकास की, तो जितने ज्यादा हो सके मेरी, मैं बताना नहीं चाहूंगा, आप खुद एक बार भैंसदेई आके देख लीजिएगा कि वहाँ क्या है और क्या नहीं है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि अब जो समय बचा है आपके पास में, जो भी समय बचा है, ऐसा कोई सपना जो पूरा नहीं हुआ उसको पूरा करने का भविष्य में, कि यार मेरे दिमाग में ये चीज है, मेरा कार्यकाल पूरा होने से पहले मैं ये करना चाहता हूँ अपने नगर के लिए, ऐसा कुछ विजन है क्या? और ये पूछ रहा था मैं। देखिए, मैं नहीं, कोई भी अध्यक्ष रहे तो वो अपनी एक ना एक छाप उस निकाय में छोड़ के बिल्कुल अलग होता ही है कि भाई उसके अलग होने के बाद उसको एक नाम से तो जाना जाए। तो मैंने मुझसे पूर्व जो अनिल भैया थे नगर पालिका के अध्यक्ष, तो उन्होंने डिवाइडर रोड और बाजार का के कांक्रीटीकरण में मतलब पूरा वो कर दिया। अब मैंने 2 स्वागत द्वार बना दिए, तीसरा स्वागत द्वार निश्चित ही मैं बहुत जल्दी उसका भी टेंडर जारी कर दूंगा। अभी जिले का पहला 72 का स्वागत द्वार मैंने भैंसदेई में बनवाया
कभी आप कुकरू घूमने आए, हमको भी ले चले साथ में, या मैं बिल्कुल। आपको लेके चलूं, जी जी। तो आप जरूर देखिए, आप तारीफ जरूर करोगे। साथ ही विकास में अभी मैं 3-4 टेंडर और जारी करने वाला हूं, जिसमें सिटी ग्राउंड, एक बच्चों के खेलने की जो एक मात्र ग्राउंड है हमारे पास, जिसमें मैं चारों ओर लाइटिंग लगा के कि वहाँ पे रात में भी और मतलब वो अच्छे से खेला जा खेला सके। जा सकता और पथ संचल एक बाजू में पथ संचलन करके मतलब एक टेंडर, वो भी 12 लाख का मेरे को जारी करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम है, बाकी दुकानें, रोजगार के साधन अभी टेंडर कर दिए, वो भी तुरंत बनवाना है। मतलब निरंतर काम अभी वर्तमान में है। वैसे जारी है। जारी है। मनीष जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप भैंसदेई नगर परिषद को नित नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। सड़क, बिजली, पानी के साथ-साथ युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और महिलाओं के घूमने, सैर करने के लिए पार्क की व्यवस्था करें। ये सब चीजों में आप निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की करते जाएं, यही हमारी अपेक्षा है। आप हमारे बैतुलवाणी के रूबरू कार्यक्रम में आए, आपने पूरी बात दमदारी के साथ रखी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो विकास से संबंधित हो। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।